सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत कमाल के राइटर हैं, और जब मैं मुंबई आया था तो जिन भी बड़ी बड़ी शख्सियत से मैं मिला हूँ उनमें से वो एक हैं। बहुत कमाल के गाने लिखते हैं। कभी जो बादल बरसे आपने अक्सर सुना होगा, और ऐसे 200 से ज़्यादा गाने लिख चुके हैं। अजीम सिराजी सर आज हमारे साथ हैं। कैसे हो सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दिव्यांश, पहली बार आना मुझे अच्छा लगा। वैसे मुलाकातें तो रोज़ रहती हैं, काफ़ी है। करेक्ट बात है सर कि हर बार आप, और ऐसा था कि हम बात ही नहीं कर पाते सर। हाँ, ये बैठने का पहला मौका है। और सर आपको याद भी नहीं होगा शायद, पर एक बार मैं ईशान भाई के साथ आया था और मेरे घर बिरयानी खाई थी मैंने उस दिन, और मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यार चलो। कई बार ना आप जब नए शहर में आते हो तो आप ना अपनापन ढूंढते हो, तो कई बार आप उस एक बिरयानी में अपनापन किया। यार बहुत टाइम बाद मुझे कहीं तो गया हूँ कि मैं किसी के घर पे गया हूँ मैं खाना खाने। तो वो सर, एक लड़का बचपन में था, पहला ख्वाब क्या था बनना? गाने लिखना? ख्वाब, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ख्वाब होते हैं देखने के लिए, उनमें जाकर मगर रहा ना करो। क्या बात है। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं तालीमी दौर से गुजरा हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में हॉस्टल चला गया था, मेरे ख्याल से 8-10 साल की उम्र में, और तब से हॉस्टल की लाइफ ही रही है मेरी लाइफ में देखा जाए तो। और तालीम ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर बॉलीवुड में स्ट्रगल चालू हो गया, ज़िंदगी जद्दोजहद ज़िंदगी की। मुझे नहीं याद है कि मैं ख्वाब भी कभी देखा हूँ इस चीज़ के लिए, बस होता ये इत्तेफाक था। मैं अपने कई इंटरव्यू में बात बोला हूँ, वाकई में ये इत्तेफाक था। फिल्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरी तालीम का मामला ही बिल्कुल अलग था, लेकिन शायद कुदरत को मंजूर था यहाँ आना, तो आ गया। और सर मुंबई पहली बार किसी काम से आए थे? कैसे आए थे? मुंबई काम से नहीं आया था। मुंबई के करीब में एक जगह है, वहाँ मैं पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था। कौन सी जगह थी सर? यहीं थाने के आगे एक जगह है भिवंडी, तो वहाँ से मुंबई कभी कभी आना होता था दोस्तों के यहाँ कुछ रहते थे। और उसी आने जाने में मैंने यहाँ पे कब कदम रख दिया मुझे भी अंदाज़ा नहीं हुआ, और फिर एक ना रुकने वाला स्ट्रगल चालू हो गया। और कमाल की बात ये रही कि 9 साल का स्ट्रगल रहा मेरी ज़िंदगी में। सर क्या खराब देखा है? मतलब ऐसे लोग बोलते हैं ना कि अच्छा तो ये सब सोशल मीडिया पे देखते हैं लोग, पर कि दिव्यांश मैंने इतना बुरा देखा है लाइफ में। लाइफ स्ट्रगल हमेशा सबका बुरा नहीं होता है, लेकिन किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है सर। पर एक और इंसिडेंट होता है ना कि इंसान जब बोलते हैं ना किसी इंसान का अच्छा देख रहे हो, तो उसका ये भी याद रखो। तो आपकी लाइफ का कि यार कोई मेरा अगर अच्छा देख रहा है तो मेरा ये वाला बुरा पार्ट भी है लाइफ में। ऐसा कोई इंसिडेंट यार? हर इंसान में दो रुख होते हैं, दिन रात की तरह, अच्छाई बुराई का पहलू दोनों में होता है। लेकिन वही है कि हमेशा इंसानी फितरत ये है कि वो अच्छाई का पहलू हमेशा सामने रखता है। करेक्ट है ना, वो अच्छी बात भी है ये। हाँ, समाज ऐसे चलता है। हाँ, वो अच्छी बात भी है कि आप अच्छा जाहिर करते हो, खुद को अच्छा जाहिर करोगे तो अच्छा बनने की कोशिश भी कर लोगे, तो बुराइयां अपने आप मिट आएंगी। और मेरे स्ट्रगल के टाइम में तो सोशल मीडिया का दौर ही नहीं था लगभग। फेसबुक, इंस्टाग्राम तो बहुत बाद में आया। कौन से साल में आए थे आप मुंबई? ऐसे मैंने स्ट्रगल शुरू किया था 2004-05 की बात है, तब से मुसलसल स्ट्रगल रहा है मेरा। और 2011 में मुझे एक मूवी मिली थी, रिलीज़ भी हुई, लेकिन जाहिर सी बात है एवरेज मूवी थी, तो कोई कमाल तो नहीं हुआ उसमें। स्ट्रगल में कोई फ़र्क नहीं आया, वैसे ही रहा। 2012 में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे उसमें लिखने का मौका दिया। और वो फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई, जिसका नाम था वॉर छोड़ना यार। देखिए, फराज हैदर साहब कमाल के डायरेक्टर हैं वो, और इंसान भी बहुत अच्छे हैं वो। जाहिर सी बात है, मुझे पहली ही फिल्म से लिखने का मौका, मेरी भी पहली ही थी अगर देखा जाए। करेक्ट बात है। तो उसमें मैंने गाने लिखे थे, फिल्म आई और उसके ज़रिए मेरा
पहला कदम बॉलीवुड में पड़ा था। और सर सबसे मुश्किल गाना कौन सा लिखा आपको? ऐसा लगता है यार मैंने अपनी लाइफ में सबसे मुश्किल गाना ही लिखा है? मुश्किल मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि गाने को मैं मुश्किल और आसान नहीं समझता। मैं उसको जो है उसी माहौल पे छोड़ देता हूँ जो सिचुएशन मेरे सामने आती है, और वो ऊपर वाली की मदद से बन जाता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ। मुश्किल नहीं कह पाऊंगा कौन सा गाना मुश्किल था, ऐसा डिफिकल्ट है कहना। फिर भी टाइम लगा हो सर जिसमें, मतलब लंबा वक्त लगा हो जो लिखने में? ये दिमाग के ऊपर है। आपका दिमाग कभी 1 घंटे में पूरा गाना लिख देता है, कभी 2 रातें निकाल देता है, और कभी हफ्ता भी निकाल देता है। और सर मतलब ये आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो। कई बार क्या होता है कि आज की जो नई पीढ़ी गाने लिख रहे हैं, तो कई बार एक डेडलाइन मिल जाती है इतने दिन में गाना दो, और उस आजकल टाइमिंग बहुत कम दिया जाता है। हाँ कि मतलब रात तक गाना दे दो। हाँ, शॉर्ट टाइम होता है कि भाई गाना पिच करना है या सुनाना है। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको मिल जाता था थोड़ा टाइम, 1-2 दिन का तो दे देते थे लोग, लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब उसी में कमाल करना होता है। अगर ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में वो लिखा होता है और आपका दिमाग आपका साथ दे देता है, तो आपकी बात बन जाती है, नहीं तो नहीं बन पाती है। मगर हकीकत ये है कि हम राइटर्स में और लोगों के काम करने में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि आप मेंटली कैसे भी हालत में हो, आपके साथ किस तरह के भी हालात हों, वो उदास हों, आप खुश तो आप काम अपना कर लेते हो फिर भी, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी होती है। आप उसको निभा लेते हो, अपनी जॉब मुकम्मल कर लेते हो। लेकिन राइटरों का मसला बड़ा टेढ़ा ये है कि अगर दिमाग कह दिया मैं नहीं चलूँगा, तो आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। एकदम सही बात है सर। आप उसके लिए सामने बेबस हो जाओगे, क्योंकि दिमाग अगर कह दिया मैं नहीं चलूँगा, मैं उदास हूँ या मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा मेंटली दबाव में हूँ, तो आप क्या कर लोगे? आपका हाथ पाँव कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से आपको अल्फाज तराशने हैं और तराश ही नहीं पाओगे आप। तो आप बेबसी का शिकार हो जाते हो वहाँ पे। किसी गाने में हुआ आपके? ऐसा कई बार हुआ है कि दिमाग नहीं चल रहा है, तो उसको वक्त देना पड़ता है कि भाई ठीक है तू ठंडा हो जा। सर मतलब ये तो तकलीफ है सर, इसको ठीक कैसे करते हैं? ये अपने आप होता है। फिर भी कुछ तो हुआ सर? नहीं, थोड़ा वक्त देना चाहिए। एक जुमला है ना कि वक्त के पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, तुम्हारा वक्त बदल देगा। क्या बात है सर। तो हकीकत यही है, ये मजाक नहीं है, सच यही है कि वक्त को जिसने पैदा किया वो खुदा है। आप उसके करीब हो जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप जब उसके करीब होकर मांगोगे तो यार वही तो अता करने वाला है, सबको देने वाला तो वही बैठा है, हर एक को उसी ने बनाया है। तो जाहिर सी बात है जहाँ से सबको मिल रहा है हम वहीं जा रहे हैं ना, तो बदलेंगे ही। तो ये जुमला अपने आप में बड़ा मशहूर भी है, लेकिन हकीकत से ताल्लुक़ रखता है। सर कुछ याद है जो सबसे पहले लिखा हो आपने? देखिए, पहले लिखने का मसला ये था कि मैं पढ़ाई के दौर में शौक़ रखता था लिखने का, तो गज़लें लिखता था या नज़में लिखता था, मगर उनका ताल्लुक़ सिर्फ इतना था कि दोस्तों में सुना लिया, या फिर मैगज़ीनों में छप गया, या कभी पेपर्स अखबार में आ गया, न्यूज़पेपर में। उससे ज़्यादा की कहानी होती नहीं थी। फिर एक वक्त आया कि जब मैं स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचा और मैंने देखा यहाँ की चीज़ें, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि गज़ल और नज़्म जो मैं लिखता हूँ ये एक अलग दुनिया है, और फिल्म राइटिंग एक अलग दुनिया है। अलग दुनिया है। तो फिल्म राइटिंग में ख़ुद को ढालने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लगा। और सर एक वो जो सेंस है कि मीटर पे गाना चाहिए, कई बार बहुत कमाल के गज़ल राइटर जो होते हैं, शायरी लिखते हैं, मुशायरे में जो लोग पढ़ते हैं, वो मीटर का सेंस नहीं समझ पाते कई बार। मुश्किल क्या है मैं आपको बताता हूँ 2 लफ्ज़ में। वो ये है कि फिल्म राइटिंग आपको बंदिश में ले आती है, और गज़लें जो आप लिखते हैं, आप अपनी शायरी जो करते हैं वो आप आज़ादी के साथ करते हैं। तो आप आज़ादी के साथ कितनी भी लंबी छलांग लगा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको एक दायरा दे दिया जाएगा कि इसी में आपको खेलना है। खिलाड़ी हो तो दिखा दो,
नहीं खेल सके तो आउट हो जाओगे। आउट हो जाओगे। तो वही तो सीखना होता है। करेक्ट। और सर आपकी नज़र में कौन है सबसे बड़े राइटर्स? देखिए, सब अपनी अपनी जगह बड़े हैं। पहले के राइटर्स में सभी जानते हैं साहिर लुधियानवी साहिर साहब, लुधियानवी साहब तो लेजेंड शख्सियत रही है और सबके लिए एक वो हैं। और सभी अपनी जगह बड़े हैं। मजरूह साहब हुए, मजरूह साहब का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, ज़बरदस्त शख्सियत थी। और उस वक्त के एक और शायर थे जो शायद कम लोग उन्हें याद करते होंगे, पता नहीं, लेकिन बहुत अजीम शख्सियत वो भी रही है, राजा मेहदी अली ख़ान। बहुत कमाल के शायर थे। बख्शी साहब हैं और सभी लोग थे, शकील साहब हैं। और अब के दौर में भी सभी बड़े हैं और मैं सभी को पसंद करता हूँ। जावेद साहब हैं या गुलजार साहब हैं। जावेद साहब तो खैर एक काबिल शख्सियत हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं वो। मुझे किसी ने बोला था वो राइटिंग का हिमालय है। जावेद साहब वाकई में, जावेद अख्तर साहब मतलब एक अपने आप में एक बहुत ही काबिल शख्सियत का नाम है। सर अभी कॉपी करना बहुत इजी हो गया गानों को, कोई भी इजीली, क्योंकि क्या हो जाता है कि जब आप हमारे फील्ड में जब आप गाने लिखते हो, गाने का हुक हो गया, कोई भी बात हो गई, तो हल्का सा तोड़ मरोड़ के लोग अपने नाम पे कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से, मतलब आपके साथ हुआ या किसी का नाम नहीं लेंगे हम, पर ये कब हुआ आपके साथ कुछ ऐसा? बहुत बार हुआ है, शुरू में भी हुआ है, बाद में भी हुआ सर है। ये भी होगा ना कि जब शुरू में आप गाने सुनाते हो किसी को, तो वो बोलते 6 अंतरे लिख के दे, मतलब जब आप किसी को असिस्ट करते 6 अंतरे लिख के, तो आपने 6 अंतरे लिख के दिए और जब आपने देखा तो उसी में से निकला वो गाना है, पर आपका नहीं है। अब असल में होता ये है कि कॉपीराइट तब बनता है जब एज इट इज लाइनें आपकी ली जाएं। करेक्ट। और आप की कही हुई बात को अगर तोड़ मरोड़ कर दिया गया या ऊपर नीचे कर दिया गया तो कुछ होता नहीं है कॉपीराइट में। और ऐसा सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, वक्त से काफ़ी टाइम से चल रहा है ये। और मेन जो होता है ना वो थॉट होता है, आपने जो बात कही है, अगर वही उड़ा ली गई तो आपके अल्फाज तो बेमाना हो गए ना। अल्फाज तो सिर्फ लिबास का काम कर रहे थे, जो जिस्म था वो आपका थॉट था, वही उड़ा लिया गया, तो आप उस पर क्या केस कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, और हम आप भी जानते हैं आज भी मौजूद है। हाँ। और सर सही बात है कि ये एक बात कॉन्वर्सेशन में निकली कि जो राइटर एसोसिएशन है वो तो हमेशा राइटिंग का कॉपीराइट देखती हैं, थॉट का कॉपीराइट तो कोई देखता ही नहीं। और जबकि बड़ी अहमियत तो थॉट की है। मैं एक फिल्म के गाने के सिलसिले में जब महेश भट्ट साहब के साथ काफ़ी बैठना उठना रहा, एक फिल्म आई थी, उसके एक गाना था उसका काफ़ी हिट हुआ था, आवारगी, जो बिन नौटियाल ने गाया था और बहुत कमाल का गाना था वो। उस दौरान मैंने भट्ट साहब से काफ़ी कुछ सीखा था। तो वो अक्सर एक बात कहते थे कि थॉट क्या है ये बताओ, लफ्ज़ों की सौदागरी सब कर चुके हैं। करेक्ट, एकदम सही बात है ना। असल में अहमियत थॉट की ही होती है, और जब थॉट मिल जाते हैं ना तो अल्फाज खुद ब खुद आ जाते हैं। और उसी को कोई उड़ा ले तो आप क्या कर लोगे, आपका ख़जाना तो वही था। सर कोई ऐसा है, कोई शेर है, कोई गज़ल है आपकी जिसमें आपको लगता है ये मेरी पसंदीदा गज़ल है, शेर है? थी और है भी, लेकिन अब वो गाने की शक्ल में बाहर भी आ चुकी है। कभी नज़्म हुआ करती थी, एक नज़्म थी मेरी जो मैंने बहुत कम उम्री में लिखी थी, मेरा ख्याल है 14-15 साल का रहा हूँगा या 12-13-14 से, जो भी है, मतलब कम एज थी उस वक्त। वो नज़्म लिखी थी मैंने, वो जहन से कभी निकली नहीं। मुझे नहीं पता था कि कभी गाना भी ये बन जाएगी, लेकिन वाकई में वो एक सॉन्ग की शक्ल में मार्केट में आई। बहुत अच्छे सिंगर ने उसे गाया भी था और अच्छे कंपोज़र हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कंपोज किया था। उस नज़्म का पहला शेर था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पहला शेर ही याद नहीं आ रहा मुझे।
मतला हाँ, मतलब ही मतलब याद ही नहीं आ याद रहा नहीं है। उसका कुछ था कि यूँ दिल छोटा नहीं करते, जो लम्हे बीत जाते हैं उन्हें सोचा नहीं करते। और उसके बाद वो नज़्म शुरू होती थी कि चलो गम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। नई दुनिया बसाते हैं, मोहब्बत के शहर में एक दफ़ा फिर घूम आते हैं। क्या बात है। चलो लम्हे चुराते हैं, दोबारा मुस्कुराते हैं, मोहब्बत के शहर में एक दफ़ा फिर घूम आते हैं। उसके बंद थे जिनको आप अंतरा कह सकते हैं कि आँखों की ज़मीनों में नए सपने उगा लेना, मैं तेरे दिल में रह लूँगा, तू मेरे दिल में रह लेना। क्या बात है। फ़िक्र की क्या ज़रूरत है, बहुत आसान है जीना, मैं तुझ में सांस ले लूँगा, तू मुझ में सांस ले लेना। क्या बात है सर। चलो कुछ दूर जाते हैं, मुक़द्दर आज़माते हैं, मोहब्बत के शहर में एक दफ़ा फिर घूम आते हैं। क्या बात है। और सर मतलब कभी ऐसे आपके दिल टूटे हैं, कभी ऐसा कोई कॉलेज टाइम पे इंसान मोहब्बत हुई थी कभी ऐसे स्कूल के वक्त? बेशक हुई है, लेकिन स्कूल के टाइम पे नहीं हुई है। अच्छा। नॉर्मल ज़िंदगी में आने के बाद हुई है। लेकिन हकीकत ये मैं बताऊं कि दर्द और गम की जो हम बात करते हैं ना, इंसान का जो वजूद है, जो खुदा ने बनाया है हमको, हमारा जो खमीर है ना, हमारा वजूद के अंदर जो मेन, जैसे हम थॉट की बात करते हैं, वो असल में गम ही है। गम ही के खमीर से हमको वजूद में तब्दील किया गया है। खुशी जो है ना, वो थकन उतारने का एक लम्हा है। वैसे हमारा जो बेस है वो गम structure, है। वो गम है। खूबसूरती गम में है, दर्द में है, खुशी में नहीं है। वो तो एक सिर्फ छोटा सा मोमेंट है आपके। हाँ, वो थकन उतारने का एक लम्हा होता है खुशी। मेरा एक बड़ा पुराना शेर है, पूरा तो याद नहीं है मुझे, एक मिसरा याद आ रहा है कि खुशी है लम्हा, खुशी है लम्हा, दर्द सदी है, दर्द खुशी है लम्हा, दर्द सदी है। कुछ भी कहो पर सच तो यही है। क्या बात है सर। तो हकीकत यही है। आपके ख्यालों की पावर में आपको एक बात बताता हूँ सर। ऐसे ही हम लोग एक महफिल में बैठे थे और आपने फिर ऑटो में ऐसे एक ख्याल बोल दिया था, और महेश भाई के घर से हम लोग उस दिन आज़ादपुर में हम लोग रहते थे, आप रास्ते में हमको आप ड्रॉप करते, फिर आप आगे जाते थे। हाँ। ईशान भाई, तो आपने उस दिन ऐसे एक ख्याल बोला कि बहुत कर ली मोहब्बत, चलो कपड़े बदलते हैं। और मैं जब भी जाता था, कई बार ओपन माइक्स में छोटी छोटी महफिल बैठते थे, तो हम लोग बात करते थे कि किसी शायर की कौन सी बात, कौन सा ख्याल, तो बहुत बड़े बड़े लोगों की बात होती थी। और उसके बीच में मैं ये एक शेर, मैं तुम्हें एक शेर सुनाता हूँ, शेर तो क्या है, ख्याल सुनाता हूँ। तो मैं बोलता था कि बहुत कर ली मोहब्बत, चलो कपड़े बदलते हैं। तो मैं हर वक्त आपका इंस्टाग्राम दिखाता था, मैं कहा इनका तो असल में क्या है, हालात के ताल्लुक से वो शेर बिल्कुल परफेक्ट है। करेक्ट। हाँ, आज की पीढ़ी में एकदम लगता है वक्त पे जा रहे हैं। आजकल मोहब्बत रही कहाँ? सर मोहब्बत थी आपके लिए, क्या थी मोहब्बत? मोहब्बत मेरे लिए तो छोड़ दो, मोहब्बत हकीकत में सबके लिए जो बात की जाए वो ये है कि मोहब्बत इश्क की शुरुआत का नाम है। जब कोई पौधा उगता है ज़मीन से, तो मोहब्बत एक पौधे का नाम है। जब वो दरख्त बनेगा तो वो इश्क है। क्या बात है, पेड़ होना इश्क है। और इश्क जब हो जाता है ना, तो वहाँ कुछ बचता नहीं है, क्योंकि इश्क का नाम फना है। इंसान राख हो जाता है वहाँ। सर पर नई पीढ़ी तो कर ही नहीं सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मोहब्बत तो खाली अपने नाम से बदनाम हो रही है ना। मोहब्बत कौन करता है? मोहब्बत कहाँ है लोगों में अब? और सर ऐसे कुछ बताना आपको नई पीढ़ी के लिए, अगर कि रिश्ते क्यों नहीं चल रहे सर? मोहब्बत ही तो नहीं है कि मोहब्बत जो कुछ मांगती है वो आपके पास है नहीं, तो जाहिर सी बात है मोहब्बत है ही नहीं। और उसके बगैर आप निभाओगे कैसे रिश्ते को? कि मोहब्बत जो है वो लेने का नाम ही नहीं है, देने का नाम है। आप लेने की भी उम्मीद रखते हो, देना कोई नहीं चाह रहा।
मतलब एक लेयर ऊपर की बातें हैं सबकी। हाँ, ये सब बहुत ही फिलोसफिकल बातें हैं। वक्त लगेगा आपको समझने में, पर हाँ, और सर दोस्ती की अहमियत है आपके लिए? दोस्ती बहुत खूबसूरत जज्बा है, मोहब्बत से ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा क्यों सर? इंसान की ज़िंदगी में अगर मोहब्बत उसकी ज़िंदगी की साथी बनती है, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो और हम सफ़र की शक्ल में हो, लेकिन अगर वो दोस्त भी है तो वो ज़्यादा खूबसूरत है। सर पर अभी क्योंकि हमारा पॉडकास्ट मोस्टली नई जनरेशन देखती है, हमारी जनरेशन में जो दोस्ती वाला एहसास है सर, वो है कि आप मोहब्बत में हमेशा बोलते हैं बात की प्यार दोस्ती है, शाहरुख खान ने बोला है, पर जब बात होती है दोस्ती की, जब बात होती है मोहब्बत की, हर कोई बोलता है दोस्ती बड़ा एहसास है, पर जब मोहब्बत और दोस्ती में से किसी एक को चुनना पड़ता है तो दोस्त तो हमेशा छूटते हैं लोगों। उसकी वजह है, उसकी वजह है क्योंकि मोहब्बत को ज़रूरत में तब्दील कर दिया जाता है, वो ज़रूरत बना ली जाती है, इसलिए छोड़ी नहीं जाती। छोड़ी नहीं जाती, दोस्ती ज़रूरत नहीं बनती। एक बात बताऊं आपको, एक बहुत बड़ी शख्सियत इस दुनिया में, दो ऐसी शख्सियतें पैदा हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का सफ़र किया है। कौन कौन सर? मुझे ज्ञान एक नहीं तो इसका। आप लोग एक गाने की वजह से जानते हैं, इब्न बतूता, एक वो हैं, और एक हैं शेख सादी। मैंने नाम नहीं सुना सर। शेख सादी एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। बहुत सी उनकी ज़बान, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं वो ज़्यादा फ़ारसी ज़बान में हैं और बड़ी अहम किताबें हैं वो। उन्होंने भी पूरी दुनिया का सफ़र किया है। उनसे किसी ने पूछा था कि भाई और दोस्त में बेहतर कौन है ज़्यादा, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई जो है वो सोना है और दोस्त जो है वो हीरा है। तो उन्होंने उनके सवाल जवाब पर लोगों ने कहा था कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, भाई को सोना बना रहे हैं और दोस्त को हीरा। हीरा तो ज़्यादा महंगा होता है। तो उन्होंने कहा कि सोना अगर टूट जाए तो उसे दोबारा दूसरी शक्ल दी जा सकती है, सही करके उसके बनाया जा सकता है, लेकिन हीरा एक बार टूट जाए ठीक तो ख़त्म हो चुका होता है। क्या बात है सर। तो कीमती क्या रहा? सर और बॉलीवुड का हमेशा से ही एक इम्पैक्टफुल रोल रहा है इस सोसाइटी को चलाने में, इस देश में खासकर। आज बॉलीवुड वर्क नहीं कर रहा और जाने अनजाने में हम लोग जो भी मूवीज़ देख रहे हैं बहुत कलेश वाले, मतलब कलेश वाले ये सब मूवीज, और गाने भी ऐसे बनने लगे धीरे धीरे। तो आपको लगता है इम्पैक्ट कर रहा है, गलत चीज़ें हम लोग सोसाइटी को दिखा रहे हैं? ये फैसला हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम लोग तो एक छोटे से हिस्से के तौर पे हैं बॉलीवुड में। असल में तो उस प्रोजेक्ट के बनाने वाले और उसको वजूद में लाने वाले। सर पर आपको क्यों लगता है, मतलब मूवीज चल क्यों नहीं रही बॉलीवुड आज? मतलब पहले आपने, क्योंकि आपने दोनों टाइम देखा, आपने वो भी देखा जब सिर्फ बॉलीवुड था। गानों में तो मैं कह सकता हूँ कि गानों में मसला ये होता है कि गाने कभी भी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं बनते। आपसे कोई चीज़ ली जाती है तो अपनी पसंद के मुताबिक ली जाती है। हम अगर लिख देते हैं तो लिखने के बाद ये भी कहा जाता है, कभी कोई कहता है, कभी कोई कहता है कि ये ऐसे कर दो, ये लाइन ठीक नहीं है, ये थॉट सही नहीं लग रहा है, ये ऐसे बदल दो। तो आपको करना इसलिए पड़ता है कि आपका काम है वो, सर। आपकी रोजी रोटी का ताल्लुक़ रखता है वो, इसलिए आपको करना होता है। और वो लोग अपने हिसाब से उसको बनवा लेते हैं। ये बात मैं आज कह रहा हूँ, लेकिन ये जावेद अख्तर साहब ने बहुत पहले कह दी है, और ये बड़ी सच्ची बात उन्होंने कही थी कि हमारी मर्जी के मुताबिक हमें लिखने दिया कहाँ जाता है कभी भी। अगर हम कहते हैं कि ये नहीं, कुछ और, ये सही है, जो हमें नहीं सही लगता वो भी हमें देना होता है, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। घर हमें रेंट भी देना है। हाँ, ज़िंदगी खुद एक रेंट है, रेंटल ज़िंदगी ही है। सही बात है। हाँ,
हमारी सांसें जो है वो एक रेंटल जिस्म में जो है खुद है, चल रही है। हाँ, जब तक उनका वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, उसके लिए हमें करना होता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि हमें मन मुताबिक तो नहीं मिलता करने के लिए। सर अगर मन मुताबिक कुछ लिखा हो आपने तो वो क्या? आदमी लिखता ही है, हर एक के पास ऐसी चीज़ें होती हैं, जो भी यहाँ पे राइटिंग कर रहा है, जो भी शायर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो चीज़ लोगों तक आ भी जाए, लोग ले भी लें आपसे। वो किसी बंद अंधेरे कमरे में रह जाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, सामने वही आती हैं जो आपसे करवाई जाती हैं। और सर कोई ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि जब मैंने लिखा था तब ये बहुत कमाल था, पर करते करते मैंने खुद ही गाना खराब करके लिया? नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, ऐसा नहीं है। कभी जो बादल का एक वाक़या है जो मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शारिब तोशी भाई, और पहले से रहे, इस गाने से पहले भी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, भाई हैं बल्कि। कभी जो बादल का मामला कुछ ऐसा था कि बहुत कम टाइम में वही गाना है जो मैंने लिखा था, जिसके लिए मुझे वक्त कम दिया गया था। और ऐसा मामला था कि रमज़ान का महीना था और सुबह में 9 बजे की रिकॉर्डिंग थी और गाना उससे पहले पहले कंप्लीट करके देना था। तो मैंने खैर माशाल्लाह किया था। उसका एक ही अंतरा था गाने में, कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ। हाँ, तो उस गाने का कुछ ऐसा किस्सा हुआ कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम लोग सभी मौजूद थे। तो अरिजीत भाई जो गा रहे थे गाने को, वो डबिंग रूम से मुझे इशारा किए, मैं गया तो उन्होंने पर्सनली मुझसे कहा कि अजीम भाई गाने में रूहदारी बहुत है। शाहिब तोशी भाई ने उसको कंपोज भी वाकई कमाल का किया है, बहुत ज़बरदस्त शख्स, मतलब गाना अपने आप में है वो। तो रूहदारी बहुत, और गाना मुझे छोटा लग रहा है, एक अंतरा और होना चाहिए। मैंने कहा भाई रात भर का थका हूँ यार, और इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, जो है आप गा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ज़्यादा मुश्किल में नहीं आते हैं, लेकिन जब तक पहला अंतरा मैं गाऊं तब तक अगर कुछ दिमाग में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो वहीं डबिंग रूम में माइक के पास खड़े हुए, जो कागज़ लगा होता है स्टैंड पर जिसमें गाना लिखा हुआ था, वहीं पे 5 से 7 मिनट में जो लाइनें आई थी वो थी, पहले कभी न तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया। वो इमीडिएटली फ़ौरन आई थी और मैंने वहाँ पे वो लिखी थी और वो गाना उन्होंने गा दिया था। फिर दूसरे दिन गाना शायद शूट के लिए चला गया और उम्मीद भी नहीं थी कि ये क्या करेगा या कैसा करिश्मा होगा। ऐसा कुछ था कि गाना हिट जाएगा? कुछ भी नहीं था। किसी भी गाने के बारे में आप पहले से सोचना मुश्किल होता है, क्योंकि हर गाने की अपनी तकदीर होती है और कौन गाना कहाँ तक सफ़र करेगा ये वो तय करता है, हम तय नहीं करते। हम अपना काम करते हैं और हट जाते हैं। और इत्तेफाक ये देखिए कि जब वो गाना आया है तो सबसे बड़ा जो अंतरा हिट हुआ वो पहले कभी न तूने मुझे गम दिया था, जिसके लिए मैंने मेहनत सिर्फ 5 से 7 मिनट की थी। सही बात है। मगर मुझे नहीं पता था कि वो छाप छोड़ जाएगा। क्या बात है सर। और उससे ये वाकया मेरी याददाश्त में हमेशा से महफूज है, क्योंकि ये अजीब बात थी। अजीब बात। और अगर ये अंतरा इतना बड़ा हिट नहीं हुआ होता तो शायद याददाश्त में महफूज नहीं होता। ये इसीलिए महफूज है क्योंकि वाकई में वो अजीब था। अजीब था। अजीब चीजें कई बार, हाँ, मतलब बातें ही थी ना, पहले कभी न तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया, गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया। और सर ये उन गानों में से कि जब हम छोटे थे तो हम लोग इन गानों को लूप पे सुन रहे थे, कभी जो बात। और ये नई जिसे आप मोहब्बत, तो अब क्या ही, इश्क, जब पौधे थे इश्क के खिल रहे छोटे छोटे, उस वक्त में इन गानों ने ही हमारे जनरेशन को संभाला है कि मोहब्बत। और मुझे सर एक बात और लगी आपसे मिलने के बाद, सैयद कादरी सर से मिलने के बाद, बहुत अच्छे लोग की राइटर्स के, कि जब आप लोग लिखते हो सर उस वक्त आपको एहसास नहीं होता आप किसी की लाइफ में कितना चेंज लेके आ रहे हो। आप अपना काम करते हो, वो हमें महसूस नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। कि आप अपना काम करते हो, पर शायद आपकी वजह से
कहाँ कहाँ पे कोई एक बच्चा आज हिम्मत लेके या अपना इमोशन को सही से बता पा रहा है। सही कह रहे हैं। हाँ, और राइटर्स को मैं हमेशा इस चीज़ के लिए कि उनको कभी राइटर्स की ज़िंदगी निकल जाती है पर उनको कभी एहसास नहीं होता। थोड़ा बहुत फेम की थी, किसी बड़े मंच पे बुला लिया सब है, पर किसी एक रात को आपके किसी एक गाने की वजह से कोई एक बच्चे में हिम्मत आ गई, कोई एक बच्चा अपने इमोशंस लोगों को वो अकेले में रो पाया, और ये ब्लेसिंग ही है सर। इतनी बड़ी पावर होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें पता नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता है। जो भी लिख रहा होता है, बना रहा होता है। सर कोई ऐसा गाना है आपको कि जो आपको लगता था कि यार ये तो चलेगा, और फिर मतलब आज तक वो है कि यार ये गाना मुझे लगता था ये चलेगा, ये नहीं चला, वर्क नहीं किया? एक गाना था मेरा, और वो गाना मुझे ही नहीं बहुत लोगों को लगता था कि ये गाना चलेगा, और चला भी, मगर जितनी उम्मीद थी उतना नहीं चला। चलने की बात तो यहाँ तक हुई कि फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी मिला उसे। क्या बात है। मुझे कि नई जो ऑडियंस है वो एक बार सुने उस गाने को। हाँ, वो गाना पर्सनली मुझे काफ़ी कॉल्स आए और सेंसिबल लोगों की कॉल आई कि यार गाना ज़बरदस्त है। वो मेरी फिल्म थी एक बधाई दो, उसमें एक गाना था, हालांकि वो सिचुएशनल सॉन्ग था, मांगे मंजूरियाँ। सर कैसे शब्द थे उसके? मैं अपने राइटिंग के सफ़र में, मतलब जितने भी गाने लिखे हैं मैंने, उसमें वो थोड़ा डिफरेंट था मेरे लिखने में भी। दिल की दालान में है छोटी छोटी सी खिड़कियाँ, झांकती हैं जिसमें दो पगली सी अखियाँ, मतलब अलग ही था। एक्स फैक्टर आप था। सुनिएगा, अभय जोधपुरकर ने गाया था, बहुत खूबसूरत गाया था उन्होंने। तो उसके लिए ये लगा था मुझे कि वो गाना बहुत बड़ा वर्क करेगा, क्योंकि वो सभी को पसंद था वो गाना। लेकिन वही है कि उम्मीद से थोड़ा कम चला, लेकिन लोगों तक पहुंच गया, ये बड़ी बात है। और सर आपकी राइटिंग में आपको क्या लगता है कि एक्स फैक्टर की, यार मेरी राइटिंग में ये बात है जो मुझे सबसे अलग करती है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो मुझे पसंद नहीं है भाई, क्योंकि मैं खुद, मेरा एक शेर है, मैं अक्सर किसी के लिए कहा था कि तुम तो खुद को बड़ा समझते हो। तो खुद को बड़ा समझते हो? हम समझते तो कोई बात भी थी। क्या बात है सर। अपनी तारीफ अपने मुंह से ही लोग करते तो कोई बात भी थी। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी वो तारीफ के काबिल है या नहीं है, या कितना है, ये लोगों को तय करने दो। सर कुछ शायरियाँ सुनेंगे आपकी जो आपको बहुत पसंद हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपसे जितना मिला हूँ, आप बहुत कमाल के गीतकार हो सर, पर मुझे लगता है जिस तरीके से आप शायरियाँ सुनाते हो, मैं महीने में कम से कम 4 या 5 बार नई वाली जनरेशन के साथ पोइट्री में बैठता हूँ, शायरों के बीच बैठता हूँ। पर आपका जो एक तरीका है कि अगर आप ऑटो से घर भी पहुँचते हो तो उसके बीच में आप 10 छोटे छोटे ख्याल, 10 छोटे छोटे शेर पढ़ लेते हो। तो आज अगर आपको सुनाओगे सर, और बहुत कम लोग, मुझे लगता है आपके बारे में लोगों को पता नहीं है सर, ये जो हुनर है आपका, कि एक होता है सर इंसान लिखता है और लोगों को सुनाता है, बहुत कमाल लिखते हैं लोग, पर चलते फिरते आपके दिमाग में जो शब्द रहते हैं सर, ये हुनर मैंने नहीं देखा सर। मतलब ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे बैठे हो, जो जिसका जो हुनर है वो मतलब सभी का अपना अपना है सर, सबका अपना अपना ही होता है। गज़लें हैं जो कभी कभी मौका मिलता है तो लिख लेता हूँ, और अब वो शायरियाँ करने का वक्त ही कहाँ मिलता है, जब से रोजी रोटी गानों की शक्ल में हो गई है। हाँ, कभी कभी कुछ शायरियाँ ऐसी लिखी थी मैंने जो बाद में गाने बन गई। अभी एक गाना मैंने लिखा था, वो कभी मेरा शेर हुआ करता था, मैं कहता था लोगों से, और उसे अनु मलिक साहब ने कंपोज किया। वो गाना काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा। तुझे देख के अच्छे अच्छे शायर शायरी करना भूल गए, तू गालिब की वो गज़ल है जाना जिसे गालिब लिखना भूल गए। क्या बात है सर, ये भी मैंने कहीं कॉपी में कहीं तो सुना है। कहीं कहाँ? अभी इसका शो के बाद बताऊंगा मैं आपको। ये गाना है? हाँ नहीं, इसको ये भी मैंने कहीं सुना है, मैं बताऊंगा आपको। किसी ने उठाया होगा ये ख्याल भी, पता नहीं, तो अनु मलिक साहब ने बनाया है, बहुत अच्छा खूबसूरत। शायरियाँ कम करने लगा हूँ मैं, क्योंकि वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि कागज़ काले करने वाली बात है। ज़्यादा
उसको कहीं पेश करने का मौका ही नहीं आता। रोजी रोटी की धुन में लगे रहते हैं और रोजी रोटी की शक्ल सिर्फ गानों की शक्ल में है। गानों की शक्ल में। तो सारी मेहनतें उसी में हो जाती हैं। खुद के लिए मेरा एक शेर है, सुना भी होगा आपने, यहाँ भी महेश भाई को भी पता है कि 2-3 शेर मुझे शायद याद आ रहे हैं। पता नहीं क्या वो पहला शेर हमेशा मुझे भूल क्यों जाता है, मुझे याद नहीं आता कि तू बोलता है धड़क जा तो दिल धड़कता है। बोलता है। उसके पहले की लाइन मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद के कुछ शेर हैं कि अब अपने आप से मिलने का वक्त मिलता नहीं, अपने आप से मिलने का वक्त। मैं खर्च करता हूँ तुझ पे जो वक्त मिलता है। क्या बात है। तो अपने लिए वक्त कहाँ रहा अब। ज़िंदगी मसरूफियत का नाम है और फिर जिम्मेदारियों का नाम है, बढ़ती चली जाती है। आपकी ज़िंदगी के कई टुकड़े, कई हिस्से हो जाते हैं और फिर आप अपने लिए जीना भूल जाते हो। करीब। और सर अगर मैं किसी और फील्ड को देखूं, लाइक म्यूज़िक प्रोडक्शन देखूं या म्यूज़िक कंपोजर देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है राइटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको ज़्यादा शुरुआत कभी कोई गाने की राइटिंग से शुरू होती है। गाना बेसिक है, मतलब मेरे को लगता है आत्मा है गाने की राइटिंग। अब तो ऐसा हो गया है कि आप कंपोजिशन पे भी लिखते हो और आप आज़ाद भी लिखते हो, लेकिन आज भी बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, कंपोज़र ऐसे हैं जो लिरिक्स आपसे मांगते हैं, जो लिरिक्स की अहमियत को जानते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जो बना ही नहीं पाते हैं लिरिक्स पर। हाँ, इसलिए उनकी मजबूरी होती है कि वो कंपोजिशन पे करें। हाँ, कि ये साउंड भेज रहा हूँ, इस पे कुछ लिख के हाँ, इस पे आप कुछ लिख के दीजिए, क्योंकि वो अपनी बंदिशों में रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उससे एक हुनर भी समझ आता है कि हाँ, फिर ज़्यादा कलाकारी फिर आपको दिखाने का मौका मिलता है कि आप, खैर दोनों शक्ल अच्छी है ना, क्योंकि गाने दोनों तरह के हिट होते हैं ना। लेकिन यह है कि लिरिक्स पर बनाने वाले, मेरी ज़िंदगी में 60-70% ऐसे ही कंपोजर्स रहे हैं या हैं जिनको मैं लिरिक्स ही देता हूँ ज़्यादा, और अच्छे गाने की शक्ल में आए हैं। सर मुंबई शहर के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? ये शहर बहुत खूबसूरत है। ऐसा क्यों बोला? पता नहीं, क्या लगता है आपको सबसे कमाल बात है शहर की? मुझे बड़ा प्यारा शहर लगता है। जो लोग कहते हैं ना कि मुंबई एक ख्वाबों का शहर है, तो वाकई ये ख्वाबों का ही शहर है। ये खुद ख्वाब के जैसा है। क्या बात है। यहाँ सब कुछ है, दर्द भी है, आंसू भी हैं, खुशियाँ भी हैं। ये बात और कि खुशियों का लम्हा बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। और सर आपके लिए क्या है खुशियाँ लाइफ की? क्या सुकून है आपका? देखिए ऐसा है ना कि खुशी आप जिस चीज़ में ढूंढ लो आपको मिल जाएगी। हम आने वाली बड़ी चीज़ों के लिए जो हमारे पास मौजूद खुशी होती है, हम उसे खो देते हैं। हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, हासिल हैं, हमें उनकी कदर नहीं होती। हम ला हासिल को रोते हैं जो हमें मिला ही नहीं। मगर ये सोचते नहीं हैं कि जो हमें मिला हुआ है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी हासिल नहीं। तो हम, इंसानी फितरत ऐसी है ना, शायद इसीलिए हम शुक्र अदा नहीं करते ऊपर वाले का। तो जो दिया है उसकी तो अहमियत ही नहीं है हमारे पास। और सर आपने एक और चीज़ देखी, पिछले 15-20 साल पहले जब बॉलीवुड था तो उर्दू गानों की बहुत, उर्दू अल्फाजों की बहुत इम्पोर्टेंस थी। आज उसकी जगह कहीं ना कहीं पंजाबी ने ले ली। ऐसा नहीं है, पंजाबी कल भी थी, आज भी है, पर जितना बस आज ये अगर फ़र्क मैं बताऊं हाँ। आपको कि सोशल मीडिया का दौर नहीं हुआ करता था उस वक्त। सोशल मीडिया ने चीज़ें आपके करीब लाकर खड़ी कर दी हैं, तो आप दूर की चीज़ें भी नज़दीक में देख लेते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो रहा है। पंजाबी गाने आप पुराने उठा लीजिए। हाँ, पंजाबी फोक तो पहले से ही थे, पहले से मौजूद हैं, बनते भी रहे हैं। और जहाँ तक बात उर्दू की है, तो उर्दू के बगैर गानों का वजूद ही कहाँ है। उर्दू तो रीढ़ की हड्डी का काम करती है।
मोहब्बत की ज़बान तो उर्दू ही है ना। हर ज़बान में मोहब्बत की जाती है बेशक, इसमें Correct. कोई शक नहीं, लेकिन पर जब भी शायरी की बात की तो जाए उर्दू से तो शुरू उर्दू होती ही है। का नाम आता है ना। उर्दू Correct ही एक बात ऐसी है। ज़बान है जिसमें शायरी की बातें हम करते हैं। हाँ, और सर उर्दू ज़बान ने ही शायरियों में मोहब्बत लिखना सिखाया मोहब्बत सर। नहीं, शायरी का एक हिस्सा है। हाँ, एंटरटेनमेंट की जब बात हुई, हम्म, इससे पहले कवि जब लिख रहे थे, कोई भी कविताएं लिखते थे, उनमें या तो कुछ मोटिवेशन ये सब रहता, पर एंटरटेनमेंट जब बना है सोर्स, तो उर्दू ही लेके आया सर। गज़ल जो थी, गज़ल का जो बेस है जो, वो उर्दू ने शुरू किया। तो साहिर साहब को अब देख लीजिए, शकील बदायूनी साहब को देख लीजिए, बख्शी साहब को देख लीजिए, या जितने भी लोग रहे हैं, अभी जावेद साहब हुए, गुलजार साहब हुए, या दूसरे और भी, उर्दू की ही शायरी की है ना। करेक्ट बात है सर। उर्दू ही में गाने हिट हुए ना उर्दू में उनके। गाने आप उनके गानों को आप अगर अलग से निकाल कर म्यूजिक के बगैर आप पढ़ें तो आपको उर्दू की चाशनी मिठास मिलेगी क्या आपको। सर कोई ऐसा गाना है, कभी ऐसा लगा कि यार ये गाना काश मेरे दिमाग से आता है गाना, कोई एक ऐसा गाना कि यार ये ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा, गाने तो बहुत सारे पसंद हैं। सबसे पसंदीदा गाना कौन सा आपका, जो आपका ना हो? गाने तो यार बहुत लिखावट अच्छे के हैं हिसाब ऐसे। से सर, हम्म? लिखावट के हिसाब से कि यार ये गाना पुराने गानों में है, जैसे कौन सा? साहिर साहब के कुछ गाने हैं, जावेद साहब के भी कुछ गाने हैं। ऐसे एक के बारे में बात करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या शायद बताना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन कई ऐसे गाने हैं। सर कोई शेर आपको अगर जिंदगी में कोई इम्पैक्ट कर गया हो, किसी का कोई शेर, किसी कोई ख्याल जो जिंदगी भर याद रह गया? अच्छे शेर होते हैं तो दिमाग में अटक जाते हैं, जाहिर सी बात है, मगर वो भी अपने एक मुद्दत के लिए अटकते हैं, उसके बाद उनका भी एक बार ठिकाना बदल जाया करता है। सही बात है। स्ट्रगल के दौर में जब हम होते हैं, या मैं था जब, अभी भी स्ट्रगल ही है, इंसान की पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल है। ये जो कह देना कि अब स्ट्रगल ख़त्म हो गया, तो ये तो खैर अकल के ख़िलाफ़ है ये बात। बस तौर तरीके बदल जाते हैं, ज़रूरियात बदल जाती हैं, तकलीफ़ों का कम ज़्यादा होना बदल जाता है, इससे ज़्यादा लेकिन स्ट्रगल नहीं बदलता, वो रहता ही है। तो शायरी उस वक्त ज़्यादा मोटिवेट करती थी स्ट्रगल के टाइम में, तो हम लोग हौसले वाली और इस तरह की शायरियाँ जहन में ज़बान पर हुआ करती थी, सोचते थे। पुराने जो हमारे बड़े शायर रहे हैं उनकी भी रही हैं, अपनी भी होती थी। सर कोई है आपकी मोटिवेशनल शायरी जिसको? मेरी खुद की भी है, काफ़ी कुछ लिखा था। मेरी एक शायरी थी कि मैं हौसला हूँ, मुसीबत में मुस्कुराता हूँ, मैं हौसला हूँ, मुसीबत में मुस्कुराता हूँ। मैं आधियों में ही अपना दिया जलाता हूँ, क्या बात है। उधार मांग के मैं रोशनी नहीं लेता, उधार मांग के मैं रोशनी नहीं लेता, जहाँ अंधेरा हो सूरज नया उगाता हूँ। क्या बात है। तो था उस वक्त। सर एक आखिरी क्वेश्चन, जी, बहुत दुनिया देखी है, बहुत कुछ अलग अलग लिखा है सर, इसके बाद कि जब लोग अजीम सिराजी की ज़िंदगी से कुछ सीखेंगे, तो आपकी लाइफ का एक लेसन कि अगर मेरी ज़िंदगी से कोई बात सीखनी हो तो ये बात सीखना, तो आपकी लाइफ का एक बेस्ट लाइफ लेसन? मैं ये बात मैं कैसे कहूँ, बस मेरा मानना इतना है कि आप हमेशा अपने आप से सच्चे रहो, ईमानदार रहो। जब आप खुद के लिए ऐसे होगे तो दूसरों के लिए 100% बन जाओगे। क्या बात है सर, है ना? खुद ईमानदार रहोगे तो दुनिया के लिए ईमानदार बन ही जाओगे। खुद के लिए जो सोचते हो वही दूसरों के लिए सोचो, तो आप बुरे नहीं बनोगे, क्या बात क्योंकि है, आप अपने लिए बुरा नहीं सोच सकते। सोच सकते हैं। बहुत प्यारी बात है सर ये। सर आपके लिए गिफ्ट रखा है मैंने, सर एक मेरी तरफ छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये तो काफ़ी इधर उधर पहुंचा हुआ फोटो है। सालों साल चलने वाली फोटो है सर ये, हर जगह यही है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसमें पेन आपने हाथ पे रखा है कि हाँ जी। तो आज थे हमारे साथ बहुत कमाल के लेखक, बहुत कमाल के गाने लिखे हैं सर ने, पर आज जब हम उनसे बात की तो एक बात समझ आई कि कई बार आपको इंसान को समझने के लिए ना पहली मुलाकात में समझ नहीं आएंगे, कुछ लोगों को ना एक लेयर ऊपर जाके आपको बात करनी पड़ती तब इंसान समझ आते हैं। और मैंने इंडस्ट्री में बहुत लोगों से मुलाकात की, पर
सर का जो एक हुनर है, मुझे लगता है कि शायद ही मैंने पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास देखा है कि सर मिलते मिलते चलते चलते लोगों पे एक शायरी बोल देते हैं, ख्याल पढ़ लेते हैं, जो बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा सर की एक बहुत अच्छी आदत है, सर ने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की होगी पर सर कभी ऐसे जताते नहीं हैं। सर को लगता है कि बहुत सिंपल सी मैं तो लिख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, कोई बड़ा आदमी कभी ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैंने कुछ कर लिया, सर ये कि ऊपर वाले का है, मैंने तो कुछ नहीं किया। और यही बड़े लोगों की खासियत होती है। और आखिर में एक बहुत प्यारी बात बोली सर ने, जो आपको मुझे हमेशा लाइफ में याद रखनी है, कि ज़िंदगी में जब आप ना खुद के साथ ईमानदार रहोगे और किसी के लिए उस तरीके से सोचोगे जिस तरीके से आप खुद के लिए सोचते हो, तो ज़िंदगी में बहुत आपको लोग इज़्ज़त भी देंगे और लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। तो लाइफ में किसी का बुरा मत सोचो और जो आप खुद के लिए सोचते हो वही दुनिया के लिए सोचो। और इस एपिसोड में सर की कोई भी बात पसंद आई, कोई भी शायरी पसंद आए, नज़्म गज़ल कुछ भी पसंद आए, सर के इंस्टाग्राम आईडी में दे रहा हूँ, आप उन्हें फॉलो कीजिएगा। और आप देखते रहिए बातें विद दिव्यांश राणा। बहुत बहुत शुक्रिया। बातें विद दिव्यांश राणा।